नमस्कार साथियों, मैं आर.एस. अभिमन्यु सिंह कुंतल टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के मेरी खास मेहमान हैं आर.एस. मोनिका और आर.एस. शिवाक्षी। शिवाक्षी, आपने आर.एस. 2018 की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की और मोनिका आपने 11वीं रैंक हासिल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिमन्यु। अभिमन्यु, आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने भी आर.एस. की परीक्षा क्लियर की है और मींस जो क्लियर कर चुके हैं अभ्यर्थी उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मोनिका, मेरा आपसे पहला सवाल, जो कैंडिडेट इस बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके जहन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि इंटरव्यू हिंदी में दिया जाए या इंग्लिश में दिया जाए, जो दोनों को यूज किया जाए, तो किस तरह से किस भाषा का कॉम्बिनेशन यूज करना सबसे अच्छा रहेगा? मेरे अकॉर्डिंग आप दोनों ही भाषा में जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में दीजिए, और अगर इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में दीजिए। पर अगर आपसे क्वेश्चन अगर हिंदी में किया गया है तो ये जनरली ये देखा जाता है कि हिंदी में अगर आपने जवाब दिया है तो वो ज़्यादा सही रहता है, और अगर इंग्लिश में पूछा है तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में जवाब दे सकते हैं। शिवाक्षी, मेरा आपसे सवाल है कि जो कैंडिडेट पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं और आपने भी इस बार पहली बार इंटरव्यू दिया था, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और अपनी नॉलेज को वो अच्छे से बता पाएँ वहाँ पर? जी, मैंने पहली बार इंटरव्यू दिया था और इवन मोनिका ने भी पहली बार ही इंटरव्यू दिया था। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है नॉलेज इज़ पावर। मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है, जितनी नॉलेज आप गेन करते हैं उसके बेसिस पर बढ़ता है। आपका जो DAF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका जो भी प्रोफाइल आपने बना रखा है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, हर एक पहलू को आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने माइंड को कूल रखें, क्योंकि आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो सकते हर चीज़ के। आपको हर एक फैक्ट याद नहीं हो सकता। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उस पर सॉरी बोल सकते हैं। सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। तो बहुत आसान है मतलब इस तरह से। हाँ, आपको वहाँ पर जाकर केवल कन्वर्सेट करना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोड लेकर चल रहे हैं कि इंटरव्यू देना है। इट्स जस्ट अ कन्वर्सेशन। मोनिका, कई बार इंटरव्यू पैनल में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे किसी कानूनी पहलू पर कैंडिडेट की राय जानी जाती है और सामान्यतः ऐसे कानूनों की जानकारी नहीं होती है कैंडिडेट को, तो इस तरह में किस तरह से उस सवाल को फेस किया जाए, कैसे उसका जवाब दिया जाए? इंटरव्यू में जनरली जो है वो जनरल लॉज जो होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम आने वाले हैं, जैसे कि CRPC एक्ट हो गया या फिर IPC हो गया, तो ये लॉज जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपसे सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला है, तो वो वाले जो एक्ट्स हैं इनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और जनरल लॉज होते हैं तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी आपको ज़रूरी है। मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझसे CRPC का 144 सेक्शन पूछा गया था। तो मैंने जब अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी तो मैंने उसको एक्ट को देखा था। ये सारे एक्ट्स जो थे मैंने पढ़े थे, तो वो मुझे वहाँ पे बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो जनरल लॉज हैं वो आप देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो उसके आसपास की आप बता सकते हैं, और आपको अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। जी। शिवाक्षी, कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आपने यही प्रेफरेंस क्यों भरी, तो आप उस प्रेफरेंस भरने को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? जनरली ये देखा गया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए होती है, और बहुत लोगों का ड्रीम जॉब भी होता है वो। तो कुछ लोग यूनिफॉर्म सर्विसेज को प्रेफरेंस देते हैं। तो जब हम प्रेफरेंस भरते हैं, हम अपने सीनियर से कंसल्ट करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर अपना बेस्ट दे पाएंगे और कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पर कंफर्टेबल हैं, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और जब इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने यही प्रेफरेंस क्यों भरी, तो आपके पास में आंसर होना चाहिए, आप जस्टिफाई कर सकें कि आपने ये प्रेफरेंस क्यों भरी है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है कि बहुत बार कैंडिडेट किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है, जैसे उन्होंने या तो BTech किया हुआ होता है या MBA किया हुआ होता है, तो एक सवाल आता है कि भाई आपने इतनी टेक्निकल डिग्री हासिल की है तो आप वहाँ जाइए, बजाय इसके कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी अच्छी योग्यता को आप काम में लें। तो इस सवाल को किस तरह से फेस किया जाए? मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने और मोनिका ने दोनों ही BTech कर रखा है। तो हम ये कहें कि हम जब भी RS का फॉर्म भरते हैं तो उसमें केवल ग्रेजुएट लिखा होता है क्वालिफिकेशन के तौर पे। तो ग्रेजुएट में सभी क्वालिफिकेशंस आती हैं, जैसे BA, BSc, BTech। तो जब RS के लिए ही क्राइटेरिया ये फिक्स है कि कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया।
हर एक ग्रेजुएशन का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। जैसे हम कहें कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स में माहिर होगा, और कोई बीटेक या कोई साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी हो सकती है, रैशनल थिंकिंग उसकी हो सकती है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, हमें इसको कंसिडर नहीं करना चाहिए कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बस आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए उसमें। मैं इसमें तीसरा पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि 10th में हम लोग पास आउट होते हैं तो इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। सब्जेक्ट हमने जैसे साइंस मैथ है वो ले लिया तो फिर हम लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ही हमें करनी है, या फिर बायो ले लिया तो MBBS करनी है, तो उस समय इतनी मैच्योरिटी नहीं रहती। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो उस टाइम पे हमें थोड़े मैच्योर भी होते हैं और हमारे पास करियर के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो हम उस टाइम पे डिसाइड करते हैं कि हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है फील्ड में जाना है, या फिर हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आना है या किसी और सर्विस में आना है। तो इस वजह से कई बार ये होता है कि कैंडिडेट्स का जो है वो रुख दूसरी सर्विस से, टेक्निकल बैकग्राउंड से होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हो जाता है। शिवाक्षी, मेरा आपसे सवाल कि बहुत बार इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होंगे तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, और ये जाहिर तौर की बात है कि जो व्यक्ति कैंडिडेट दे रहा है वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो ऐसे में उसको अंदर की क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं उसकी जानकारी नहीं है, तो वो किस तरह से अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें? जब हम प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, SDM के तौर पर लगते हैं फील्ड में, तो हमारे पास लगभग सभी डिपार्टमेंट्स की मॉनिटरिंग का प्रभार होता है। तो हम सभी डिपार्टमेंट्स की योजनाएं, उनसे रिलेटेड जो मिशंस चल रहे हैं, उन सभी को देखते हैं। हमारे पास हमारा जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि समाज का जो भी वीकर सेक्शन है, चाहे वो एल्डरलीज हों, विमेन हों, चिल्ड्रन हों, और जो भी गरीब हैं, BPL परिवार हैं, उन सभी तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। फिर हम बात करें बहुत सी, जैसे रेवेन्यू कोर्ट्स लगते हैं SDM के लिए, ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी होती है। तो हाँ, एक चीज़ ये है कि आपके पास में अगर कोई ग्रीवेंस लेकर आता है तो उसको सुनना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोनिका, अगला सवाल मेरा आपसे कि बहुत बार पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंथ में हम शामिल कर सकते हैं और वीकनेस में क्या क्या चीज़ को हम बता सकते हैं अपनी वीकनेस के तौर पर? स्ट्रेंथ्स में हमें जनरली वही अपनी जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअल स्ट्रेंथ बतानी है, और वो स्ट्रेंथ भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारी फील्ड में आगे जाके काम में आए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझसे जो स्ट्रेंथ पूछी गई उसमें एक मेरा ये था कि ऑनेस्टी, तो उस पर काउंटर क्वेश्चंस भी होते हैं आपकी स्ट्रेंथ पे। तो मुझसे पूछा गया कि आप अभी तक तो आप सर्विस में आई ही नहीं है, तो हम कैसे कहें कि आप ऑनेस्ट हैं। तो फिर मेरा जवाब यही था कि अभी तक की जो मेरी लाइफ रही है उसमें मैं डेली लाइफ में ऑनेस्ट रही हूँ जितना मैं रह सकती हूँ, और बाकी फील्ड में आने के बाद भी जो है मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे आपको वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो जस्टिफाई करना है, और वीकनेसेस ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको आपके करियर में एडवर्सली अफेक्ट ना करें। तो उसको थोड़ा सोच समझ के आपकी जो एक्चुअल वीकनेसेस है उसको आप एकदम एज इट इज़ ना बता दें, और थोड़ा ऐसी बताएं जो मतलब एक्सेप्ट की जा सकें आपकी सर्विस में। इस तरह की कुछ आप उदाहरण दे सकेंगे इस तरह के वीकनेस का? हाँ, जैसे जनरली कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा मतलब करियर पे ज़्यादा फोकस करना, या पढ़ाई में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम, तो खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देना। तो ऐसी थोड़ी हल्की फुल्की सी ऐसी वीकनेसेस बताई जा सकती हैं। शिवाक्षी, मेरा आपसे अगला सवाल कि इंटरव्यूअर कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं कि आप बताएं हम आपसे कहाँ से सवाल पूछें, और अगर हमने मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया बता दिया और अब उसमें एक दो सवाल के जवाब देने के बाद अब हमें सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो ये क्या हमारे इंटरव्यू को बुरी मतलब नेगेटिव वे में प्रभावित कर सकता है? नहीं, हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहला रूल होता है इंटरव्यू का। तो मान लीजिए आपने कोई टॉपिक बता भी दिया कि मुझे इस टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। इंटरव्यू का प्रेशर ही ऐसा होता है, वो ऑरा ऐसा होता है कभी कभी कि आप उस चीज़ को भूल जाते हैं आते हुए भी। तो आप उस समय कह सकते हैं कि सॉरी सर, मुझे अभी वो रिकॉल नहीं हो पा रहा, या फिर मैं घर जाकर इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा या करूँगी। जी जी जी। शिवाक्षी, मेरा आपसे एक सवाल कि नॉर्मली इंटरव्यू के एंड में एक सवाल पूछा जाता है कि अब आप हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं क्या, तो इस पर क्या सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, किस तरह से मैनेज किया जाए इस सवाल को? ये इंटरव्यू और इंटरव्यूअर्स इन दोनों का रुख देखकर डिसाइड करना चाहिए
कि मतलब देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जी, निर्णय जी, लेना है जी, आपको कि आपको कोई सवाल पूछना चाहिए या नहीं। आप बहुत ही उत्सुक हैं कि मतलब ये क्वेश्चन तो मैं पूछ ही लेता हूँ या लेती हूँ, तो आप पूछ लीजिए, पोलाइटली पूछिए। आप ये देखिए कि इंटरव्यूअर उस पर क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये आपको उस समय आपका जो इंटेलिजेंस है वो यूज़ कर कर आपको ये असेस करना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर का आपके प्रति रुख कैसा है। वो उसको लाइटली लेंगे या फिर वो उसको अपने पर ले सकता है, मतलब एडवर्स भी हो सकती है ये चीज़। तो मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आप एक एक टिप देना चाहें? मेरी तरफ से ये टिप होगी कि इंटरव्यू से पहले अपने दिमाग को बिजी रखें, उसको बिल्कुल खाली ना छोड़ें। मतलब जिसे कहते हैं ना कि एन आइडल मीन्स माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। आप जैसे ही खाली छोड़ने की कोशिश करेंगे वैसे ही आपके दिमाग में बहुत से सवाल उठने लगेंगे और मतलब आप बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सोच लेंगे, एडवर्स पर भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहने के लिए अपने आप को बिजी रखें। और मेरी ये टिप रहेगी कि नर्वस बिल्कुल भी ना हो। अक्सर ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो रूम से बाहर कोई भी कैंडिडेट आया उसके आधार पे अपने आप को जज कर लेते हैं कि हमारा भी मतलब इंटरव्यू ख़राब हो सकता है अगर सामने वाले का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। और ये आपका इंटरव्यू है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का इंटरव्यू अगर ख़राब हुआ तो आपका भी ख़राब ही होगा। अपने में कॉन्फिडेंस रखें और नर्वस बिल्कुल भी ना हो, आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। तो साथियों, आप सुन रहे थे आर.एस. शिवाक्षी और आर.एस. मणिका को। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म पर हमें बुलाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु। साथियों, ऐसी अन्य रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए टिप्स फ्रॉम टॉपर्स की सीरीज में। धन्यवाद।